हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानस्ती क्लासेस के यूट्यूब सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज में। आज है 19 दिसंबर। आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से ये सेशन काफ़ी लेट आ चुका है, तो आपको ये 4:45 पे ये सेशन मिल रहा है ना। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट आर द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन? प्रभावी संचार की प्राथमिक विशेषताएं क्या हैं? मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये मल्टीपल करेक्ट सेशन होने वाला है, यानी मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस होने वाले हैं इस सेशन में। तो एक भी हो सकता है सही, दो भी, तीन भी, या चारों भी सही हो सकते हैं। उस हिसाब से आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना जवाब दीजिएगा, है ना। प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन पूछ रहा है, प्रभावी संचार की प्राथमिक विशेषताएं क्या हैं? पहला ऑप्शन है क्लैरिटी, स्पष्टता। दूसरा ऑप्शन है एम्बिगिटी यानी अस्पष्टता। तीसरा ऑप्शन है फीडबैक यानी प्रतिक्रिया। या फिर चौथा ऑप्शन है डिसट्रस्ट यानी अविश्वास। बताइए इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 1 लिख के मेंशन कर दीजिए कौन कौन से ऑप्शन इसके सही होंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। देखिए, अगर हम पहले ऑप्शन के बारे में बात करें क्लैरिटी की, तो देखिए एक प्रभावी संचार में स्पष्टता होनी चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है ना वो क्लियर और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। जो जिस तक पहुंच रहा है कम्युनिकेशन वो समझ सके, है ना। तो क्लैरिटी जो है ना वो बहुत जरूरी है कम्युनिकेशन में, तो ये तो होगा ही होगा। एम्बिगिटी, देखिए एम्बिगिटी क्या होता है? अस्पष्टता। अगर आप संदेश को, मैसेज को अस्पष्ट रखेंगे, है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ मिस इंटरप्रेट कर दिया जाएगा, इनइफेक्टिव हो जाएगा कम्युनिकेशन। तो इसलिए ये तो बिल्कुल सही नहीं होगा, ये तो इनइफेक्टिव बनाता है। अब इसके जो है अप्रभावी बना जाए। फीडबैक के बारे में बात करें तो फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फीडबैक कम्युनिकेशन को ज़्यादा बेहतर बनाता है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि जो रिसीवर हैं, उन्होंने कितने अच्छे तरीके से मैसेज को समझा है। और हमें फीडबैक मिल जाता है तो हमें ये भी पता चल जाता है कि जो मैसेज हम पहुँचाना चाहते थे, क्या वही मैसेज पहुँचा है कि नहीं रिसीवर तक, है ना? तो ये भी सही होगा। डिसट्रस्ट, देखिए डिसट्रस्ट जो है ना वो कम्युनिकेशन को हिंडर करता है, क्योंकि ये बैरियर क्रिएट कर देता है, ये अवरोध क्रिएट कर देता है, बैरियर क्रिएट कर देता है सेंडर और रिसीवर के बीच में। देखिए ट्रस्ट होना चाहिए, डिसट्रस्ट नहीं होना चाहिए, है ना। तो ट्रस्ट जरूरी है, इसलिए ये इस ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा और ए और सी इसका करेक्ट आंसर होगा पहले क्वेश्चन के लिए। दूसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन? अंतर सांस्कृतिक संचार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन आपके सामने ये हैं। इट इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन बिटवीन पीपल ऑफ द सेम कल्चर, यह एक ही संस्कृति के लोगों के बीच बातचीत है। इट रिक्वायर्स कल्चरल सेंसिटिविटी, इसमें सांस्कृतिक संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है। तीसरा ऑप्शन है लैंग्वेज बैरियर्स कैन अफेक्ट इट, यानी भाषा की बाधाएं इसे प्रभावित कर सकती हैं। या फिर चौथा ऑप्शन है इट एलिमिनेट्स ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग्स, यह सभी गलतफहमियों को समाप्त कर देता है। बताइए कौन सा सही होगा इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन के लिए, अंतर सांस्कृतिक संचार के लिए? इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे? देखिए, आपका जो भी सही उत्तर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। फिर से समझा रहा हूं आपको, मल्टीपल करेक्ट है, यानी 1 2 3 4 कुछ भी सही हो सकता है ना। यानी 2 भी सही, 3 भी सही, 4 भी सही, 1 भी सही, कुछ भी हो सकता है। नीचे कमेंट सेक्शन में उसके हिसाब से अपना जवाब दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया, काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए। इन सेशंस को बहुत ज़्यादा मेहनत जाता है आपको आप तक ये चीज़ें पहुँचाने में, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से भी, एग्जामिनेशन आपका बहुत नज़दीक है, और इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा बेहतर आपकी तैयारी हो, और उस बेहतर तैयारी के लिए आपको इन सेशन से डेली जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेली ज़रूर जुड़ा करिए इन सेशन से। अभी जो है शाम को मैम की भी क्लास होने वाली है, तो उसको भी ज़रूर अटेंड किया करिए। पहला ऑप्शन इंटरेक्शन बिटवीन पीपल ऑफ द सेम कल्चर, देखिए ये जो है इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन के लिए गलत है, क्योंकि सेम कल्चर नहीं बल्कि डिफरेंट कल्चर के लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं, आपस में संवाद करते हैं, इसलिए ये तो होगा ही नहीं, है ना। ये तो इंट्रा कल्चर में होता है, इंट्रा, है ना, मतलब एक एक ही, इंटर मतलब दो कल्चर्स के बीच में। इट रिक्वायर्स कल्चरल सेंसिटिविटी, बिल्कुल सही है। देखिए अगर आप दूसरे संस्कृति के लोगों से संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता रखना पड़ेगा। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ अपने ही कल्चर को आप बेहतर बताने में लगे हुए हैं और दूसरे कल्चर को समझना ही नहीं चाहते हैं। तो ये इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। सी ऑप्शन देखें, लैंग्वेज बैरियर्स कैन अफेक्ट इट, भाषा की बाधाएं इसे प्रभावित कर सकती हैं, बिल्कुल सही। देखिए दो अलग अलग संस्कृति हैं, तो उनमें अलग अलग भाषाएं भी उपयोग हो सकती हैं और वो प्रभावित कर सकती हैं, है ना, कि कल्चरल ये कम्युनिकेशन जो है ये कैसा हो रहा है, इसलिए ये भी जो है सही उत्तर होगा। इट एलिमिनेट्स ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल गलत। देखिए ये सभी गलतफहमियों को समाप्त नहीं करता है। इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन जो है ना ये मिनिमाइज कर सकता है, लेकिन एंटायरली एलिमिनेट नहीं कर सकता मिसअंडरस्टैंडिंग को, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। बी और सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
हम तीसरे प्रश्न पर आ चुके हैं। व्हाट आर द बैरियर्स टू इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन? प्रभावी कक्षा संचार के लिए बाधाएं क्या हैं? पहला ऑप्शन है नॉइज इन द एनवायरनमेंट, वातावरण में शोर। दूसरा ऑप्शन है लैक ऑफ स्टूडेंट इंटरेस्ट यानी छात्रों की रुचि की कमी। तीसरा ऑप्शन है क्लियर इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द टीचर यानी शिक्षक के स्पष्ट निर्देश। या फिर चौथा ऑप्शन है कल्चरल डिफरेंसेस, सांस्कृतिक भिन्नताएं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर क्या होगा? कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्योंकि मल्टीपल करेक्ट है, इसलिए एक भी सही हो सकता है, दो भी, तीन भी या चार भी। पूछ रहा है बैरियर, है ना, बाधाएं, अवरोध क्लासरूम कम्युनिकेशन में जब आप कक्षा के अंदर संचार कर रहे हैं, तो उस समय पे देखिए, कक्षा के अंदर संचार करते समय अगर इन्वायरमेंट में नॉइज है, वातावरण में बहुत शोर हो रहा है, तो डिस्ट्रैक्ट कर देगा टीचर्स को भी और स्टूडेंट्स को भी, है ना। इससे जो प्रभावी संचार है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा। तो ये तो जो है इसका सही उत्तर होगा ही होगा। दूसरा पूछ रहा है, आपसे बैरियर पूछ रहा है ना, लैक ऑफ स्टूडेंट इंटरेस्ट। अगर आपके जो शिक्षार्थी हैं वही रुचि नहीं लेंगे जो भी आप पढ़ा रहे हैं, तो फिर आप जो है ना इफेक्टिवली कैसे वहां पर पढ़ा पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे? उनका इंटरेस्ट बहुत जरूरी है ना। स्टूडेंट्स का अटेंशन देना बहुत जरूरी है, तभी जाके कम्युनिकेशन आपका इफेक्टिव बनेगा। तो ये बाधा के तौर पे काम करेगा अगर स्टूडेंट का इंटरेस्ट नहीं है, तो इसलिए ये भी सही हो जाएगा। बाधा पूछ रहा है। क्लियर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द टीचर। देखिए, अगर शिक्षक जो है ना स्पष्ट रूप से निर्देश दे रहे हैं, तो ये बाधा नहीं है, बल्कि ये तो और इफेक्टिव बनाता है कम्युनिकेशन को, इसलिए ये इसका सही उत्तर नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव पूछा है। और कल्चरल डिफरेंसेस, देखिए अगर सांस्कृतिक भिन्नताएं हैं ना, तो ये जरूर जरूर जो है कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देगा और एक बैरियर, एक बाधा, एक अवरोध के तौर पर काम करेगा। इसलिए ए, बी और डी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। वातावरण में शोर, छात्रों की रुचि की कमी और सांस्कृतिक भिन्नताएं। आई होप कि बहुत अच्छा लग रहा हो ये सेशन आपको, और अगर एंजॉय कर रहे हैं इन सेशन को, तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करिए, डेली इन सेशन से जुड़ा करिए और एग्जामिनेशन तक बिल्कुल जो है साथ नहीं छोड़ना है। और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोग के लिए लेके आता रहूंगा मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? निम्नलिखित में से कौन सा गैर शाब्दिक संचार का प्रकार है? मौखिक नहीं, शाब्दिक कर लीजिए इसको, है ना। गैर शाब्दिक संचार, इनमें से गैर शाब्दिक संचार का प्रकार कौन सा है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का टाइप कौन सा है? फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, स्पोकन वर्ड्स या टोन ऑफ वॉइस? चेहरे के हाव भाव, शारीरिक भाषा, बोले गए शब्द या आवाज का स्वर? बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर? जो भी आपको लग रहा है इसका सही उत्तर होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 लिख के। मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ कि क्या होगा इसका सही उत्तर। देखिए, अगर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में बात करें, गैर शाब्दिक संचार, तो इसमें शब्द आने ही नहीं चाहिए, वर्ड्स आने ही नहीं चाहिए। जब आप फेशियल एक्सप्रेशन देते हो, चेहरे के हाव भाव बनाते हो, क्या उसमें कोई शब्दों का इस्तेमाल होता है? नहीं होता है, इसलिए ये तो बिल्कुल सही होगा, है ना। चेहरे के हाव भाव। जब आप बॉडी लैंग्वेज, आपकी शारीरिक भाषा क्या कहती है, आप कैसे खड़े होते हो, कैसे चलते हो, कैसे उठते हो, बैठते हो, ये सारी चीजें क्या है, इसमें कोई किसी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं? आप नहीं कर रहे हैं, तो ये भी आ जाएगा इसके अंदर। स्पोकन वर्ड्स, कोई चीजें बोल रहे हो, कोई शब्द बोल रहे हो, तो देखिए यहाँ शब्द आ गया, और ये इसलिए ये होगा ही नहीं क्योंकि ये तो वर्बल कम्युनिकेशन का प्रकार है। टोन ऑफ वॉइस, आवाज का स्वर, आप जो है आवाज कैसे ऊंचा कर रहे हैं, नीचा कर रहे हैं, है ना। पिच क्या है आपके वॉइस का, टोन क्या है, ये सभी जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है ना। तो इसलिए ये भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए, बी और डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए, बी और डी। तो आई होप कि इसका सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिया हो। ए, बी, डी, चेहरे के हाव भाव, शारीरिक भाषा और आवाज का स्वर। अब हम आ चुके हैं अपने पांचवें प्रश्न पर। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मास कम्युनिकेशन? जन संचार की विशेषताएं क्या है? मास कम्युनिकेशन की कौन कौन से यहाँ पर विशेषताएं हैं? पहला है वन टू वन इंटरेक्शन, यहाँ पर एकल वार्तालाप होता है। वन टू वन मतलब एक इंसान से एक इंसान बात कर सकता है डायरेक्टली। दूसरा है लार्ज ऑडियंस रीच यानी बड़े दर्शकों तक पहुंच। तीसरा ऑप्शन है यूज ऑफ मीडिया चैनल्स, मीडिया चैनलों का उपयोग। या फिर चौथा ऑप्शन है इंस्टेंट फीडबैक, त्वरित प्रतिक्रिया। बताइए कौन कौन से फीचर है मास कम्युनिकेशन के? देखिए, अगर मास कम्युनिकेशन के बारे में बात करें ना, तो मास कम्युनिकेशन बहुत बड़े स्तर पर कम्युनिकेशन होता है ना। आप संचार करते हैं और एक साथ बहुत लोगों को एड्रेस करना चाहते हैं, तो मास कम्युनिकेशन एक लार्ज ऑडियंस को टारगेट करता है। इंडिविजुअल इंटरेक्शन नहीं होता है यहाँ पर। किसी भी प्रकार से एक व्यक्ति से आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप रेडियो पे कुछ बोल रहे हैं, टेलीविजन पे कुछ बोल रहे हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से अगर कोई न्यूज़ दे रहे हैं, तो क्या वन टू वन इंटरेक्शन होता है? नहीं होता है, बल्कि एक साथ कई लोगों तक ये न्यूज़ पहुंचा दी जाती है, इसलिए ये तो बिल्कुल नहीं होगा फीचर एक मास कम्युनिकेशन का। हाँ, लार्ज ऑडियंस रीच बिल्कुल सही है। लार्ज ऑडियंस रीच तो होता है मास कम्युनिकेशन का। नाम ही है मास कम्युनिकेशन। मास मतलब क्या होता है? मास मतलब कि जन, मतलब बहुत लोगों तक पहुँचाना है आपको, है ना? पूरे इंडिया लेवल पे, कंट्री लेवल पे, स्टेट लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे अगर कुछ पहुँचाना है, वो मास कम्युनिकेशन में आ जाता है। यूज़ ऑफ मीडिया चैनल्स बिल्कुल सही है। देखिए, आप मीडिया का इस्तेमाल तो करते ही हैं ना। अलग-अलग चैनल्स होते हैं, रेडियो के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। आप अलग-अलग माध्यम से जो है न्यूज़ पहुँचाते हैं, तो वो भी मास कम्युनिकेशन का पार्ट है। इंस्टेंट फीडबैक बिल्कुल नहीं होता है ना? फीडबैक मास कम्युनिकेशन में यूजुअली
या तो नहीं होगा या तो होगा तो बहुत डिले होगा, डिलेड फीडबैक कहते हैं या फिर इनडायरेक्ट फीडबैक कहते हैं, है ना। इसलिए ये भी उत्तर इसका नहीं होगा। तो बी और सी, बड़े दर्शकों तक पहुंच और मीडिया चैनलों का उपयोग, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो को यहाँ तक अगर आपने देख लिया है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, हमारा ये एफर्ट अच्छा लग रहा है, काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए। सेशन बहुत फास्ट ट्रैक होने वाला है और इसी टाइप से अगर आप कम समय में बेहतर रूप से सारे ही अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना चाहते हैं तो अभी कभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और डेली जुड़ा करिए इन सेशन से। फ्री में ये सेशंस उपलब्ध हैं आपको, पेपर 2 एजुकेशन और साथ ही साथ पेपर 1 के फ्री क्लासेज आपको यहाँ पर मिल रहे हैं यूट्यूब पर। ये मत सोचिएगा सिर्फ क्वेश्चन आंसर है, यहाँ पर टिक लगा के जा रहा हूँ, एक एक कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाता हूँ, है ना। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन, समूह संचार की विशेषताएं क्या हैं? पहला ऑप्शन है म्यूचुअल इंटरेक्शन, पारस्परिक बातचीत। दूसरा ऑप्शन है शेयर्ड गोल, साझा लक्ष्य। तीसरा ऑप्शन है वन वे फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, जानकारी का एक तरफा प्रवाह सॉरी। और चौथा ऑप्शन है कोलाबोरेशन अमंग मेंबर्स, सदस्यों के बीच सहयोग। बताइए एक ग्रुप कम्युनिकेशन का कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं क्या हैं? क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा सही उत्तर? नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। एक भी सही हो सकता है, दो भी, तीन भी या चारों भी सही हो सकते हैं। क्या लगता है आपको इसका सही उत्तर क्या होगा? नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। मैं स्टार्ट करता हूं डिस्कस करना आपके साथ इन प्रश्नों के उत्तर, है ना। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करें। पहला, म्यूचुअल इंटरेक्शन। देखिए ग्रुप कम्युनिकेशन में म्यूचुअल इंटरेक्शन तो होता ही है ना। म्यूचुअल इंटरेक्शन मतलब मान लीजिए 3 लोग हैं, है ना। 3 लोग में ये जो है इनसे और इनसे भी बात कर सकते हैं, ये इनसे और इनसे भी बात कर सकते हैं, तो म्यूचुअली जो है ये बातचीत हो रहा है। ग्रुप कम्युनिकेशन में इंटरैक्टिव पार्टिसिपेशन होता है सभी मेंबर्स का, ऑल मेंबर्स, इसलिए ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। शेयर्ड गोल्स, देखिए ग्रुप होता है ना, ग्रुप में शेयर्ड ऑब्जेक्टिव होते हैं, शेयर्ड गोल्स होते हैं, मतलब हमारा और आपका लक्ष्य जो है ना वो हम साझा करते हैं, हमारा लक्ष्य एक हो सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। वन वे फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, देखिए वन वे फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन कहाँ होता है ग्रुप कम्युनिकेशन में? बिल्कुल गलत है। जानकारी का एक तरफा प्रवाह कहाँ होता है? ग्रुप कम्युनिकेशन जो है ना पूरी तरीके से इंटरैक्टिव होता है। यहाँ पर बिल्कुल ही अलग-अलग डायरेक्शन से आपके पास जो है इन्फॉर्मेशन का फ्लो होता है, तो इसलिए ये तो बिल्कुल नहीं होगा। और कोलैबोरेशन अमंग मेंबर्स, सदस्यों के बीच सहयोग। देखिए इफेक्टिव ग्रुप कम्युनिकेशन जो है ना ये कोलैबोरेशन प्रमोट करता है। आपस में जो सदस्य हैं वो टीम के तौर पे काम करते हैं, आपस में सहयोग के माध्यम से कोलैबोरेट करके जो है ना वो आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए ये भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो पारस्परिक बातचीत, साझा लक्ष्य और सदस्यों के बीच सहयोग, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि इसका सही उत्तर आपने जो है नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिया हो। क्या होगा इसका सही उत्तर? ए, बी और डी। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने 7वें प्रश्न के ऊपर। 7वें प्रश्न पर जाने से पहले अगर आप इंटरेस्टेड हैं, हमारे यूपीएचईसी एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी के लिए कोर्स हम चला रहे हैं, है ना? और काफ़ी कम फीस में काफ़ी हाई क्वालिटी का कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा, इससे हमें पता चलेगा कि हाँ आप इंटरेस्टेड हैं, नहीं है, उस हिसाब से फिर ये बैच जो है आगे बढ़ाएंगे हम लोग। ठीक, जो भी जानकारी चाहिए इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एलिमेंट्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, मौखिक संचार। देखिए मौखिक फिर से यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ट्रांसलेशन एरर है, यहाँ पर आप शाब्दिक कर दिया करिए। हाँ? शाब्दिक संचार, शाब्दिक संचार के तत्व निम्नलिखित में से कौन से हैं? पहला है वर्ड्स एंड लैंग्वेज, है ना, शब्द और भाषा। दूसरा है जेस्चर्स, इशारे। तीसरा ऑप्शन है वॉइस मॉड्यूलेशन, आवाज का उतार चढ़ाव। या फिर चौथा ऑप्शन है शरीर की मुद्रा, बॉडी पोस्चर। बताइए वर्बल कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? नाम से ही समझ में आ रहा है आपको क्या होगा इसका सही उत्तर, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर क्या होगा? नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। एक से सही ज्यादा सही उत्तर हो सकते हैं, पहले ही आपको बता दे रहा हूँ। वर्ड्स और लैंग्वेज, देखिए वर्बल जहां पर शब्दों का इस्तेमाल हो तो वर्बल कहते हैं हम उसको, तो वर्ड्स इस्तेमाल होंगे ही, भाषा का उपयोग होगा ही। वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो वर्ड्स और स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज पे ही तो रिलाई होता है ना। उसी के ऊपर तो बिल्कुल ये उसके ऊपर ही तो डिपेंडेंट होता है, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज के ऊपर, वर्ड्स के ऊपर, तो ये तो बिल्कुल सही होगा। जेस्चर्स नहीं, देखिए ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है, जेस्चर उसका एलिमेंट है ना। इसलिए ये तो बिल्कुल नहीं होगा। आप इशारे कहाँ देते हैं? नॉन वर्बल, उसमें शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता है। वॉइस मॉड्यूलेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन में क्या आ जाता है? आपका आपकी आवाज का टोन, पिच, किस गति से बोल रहे हैं आप, पेस, है ना। तो ये वॉइस मॉड्यूलेशन में आ जाता है, ये वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। वॉइस मॉड्यूलेशन ये भी जो है इसका सही उत्तर नहीं होगा कि ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का सॉरी पार्ट है ना। और बॉडी पोस्चर ये भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है ना। ये भी आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। इसलिए अगर हम बात करें तो वर्बल कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स के बारे में बात करें तो वो हो जाएगा आपका वर्ड्स एंड लैंग्वेज, है ना। तो इसलिए ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न पर। 8वें प्रश्न का सही उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। देखिए एक से अधिक सही उत्तर हो सकते हैं, पहले ही बता दे रहा हूं आपको। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन, कक्षा संचार के उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है इफेक्टिव नॉलेज ट्रांसफर, प्रभावी ज्ञान हस्तांतरण।
दूसरा ऑप्शन है डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक सोच का विकास। तीसरा ऑप्शन है प्रोमोटिंग कल्चरल डाइवर्सिटी यानी सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना, या फिर चौथा ऑप्शन है डिस्करेजिंग फीडबैक, प्रतिक्रिया को हतोत्साहित करना। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन कह रहा है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करिए क्या होगा इसका सही उत्तर। देखिए, अगर आप क्लासरूम कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात कर रहे हैं, उद्देश्य के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर नॉलेज ट्रांसफर तो होना ही चाहिए ना। आप क्लासरूम में कम्युनिकेट क्यों करते हैं? क्योंकि आप ज्ञान का प्रवाह करना चाहते हैं, ज्ञान को जो है ना ट्रांसफर करना चाहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भेजना चाहते हैं। यानी प्राइमरी गोल जो है क्लासरूम कम्युनिकेशन का नॉलेज शेयरिंग ही तो है। इफेक्टिवली हम ज्ञान को जो है ना उसका हस्तांतरण कर सकें, नॉलेज शेयरिंग कर सकें बहुत ही प्रभावी रूप से, तो ये तो होगा ही। क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना ये भी होगा। देखिए, आप आलोचनात्मक चिंतन या सोच को विकास करना चाहते हैं, बच्चों के अंदर जो है उसको जो है आगे बढ़ाना चाहते हैं आलोचनात्मक सोच को, तो ये भी होगा। कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रमोट करना ये भी होगा, है ना। सांस्कृतिक विविधता, देखिए क्लासरूम जो है ना ये एक हम कह सकते हैं कि हमारे कल्चर का एक आईना होता है, हमारी संस्कृति का एक आईना होता है। तो कल्चरल डाइवर्सिटी, सांस्कृतिक विविधता, क्योंकि अलग-अलग वहाँ पर बच्चे आते हैं जो कि उनकी पृष्ठभूमि अलग-अलग हो सकती है ना? उनका बैकग्राउंड अलग-अलग हो सकता है। कोई कोई जो है दूसरे स्टेट से हो सकता है, कोई हो सकता है कि वो इकोनॉमिकली जो है उतना सही ना हो, आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, कोई हो सकता है कि अलग जो है भाषा का उपयोग करता हो, तो वहाँ पर डाइवर्सिटी है और उसी डाइवर्सिटी को हमें प्रमोट करना है, ना कि उसका मज़ाक उड़ाना है। तो ए, बी और सी इसका सही उत्तर होगा डिस्करेजिंग फीडबैक। देखिए, क्लासरूम कम्युनिकेशन में डिस्करेज नहीं करना है फीडबैक को, प्रतिक्रिया को हतोत्साहित नहीं करना बल्कि बढ़ावा देना है, इसलिए ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ए, बी और सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम आ चुके हैं अपने 9वें प्रश्न पर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉजेज ऑफ कम्युनिकेशन फेलियर? संचार विफलता के कारण निम्नलिखित में से कौन से हैं? है ना, संचार विफलता के बारे में बात हो रहा है। नॉइज एंड डिस्ट्रैक्शन, शोर और व्याकुलता, लैक ऑफ फीडबैक, प्रतिक्रिया की कमी, भावनात्मक बाधाएं, इमोशनल बैरियर्स, या फिर क्लियर आर्टिकुलेशन, स्पष्ट अभिव्यक्ति। बताइए कौन से कारण हैं कम्युनिकेशन फेल्योर के, है ना, संचार विफलता के कारण कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर क्या होगा नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए और मैं स्टार्ट करता हूं डिस्कस करना आपके साथ कि कम्युनिकेशन फेलियर के कारण क्या है, क्यों जो है संचार विफलता हमें देखने को मिलता है। देखिए, नॉइस एंड डिस्ट्रैक्शन ये मैसेज की क्लैरिटी को डिस्टर्ब करते हैं, इसी से कम्युनिकेशन फेलियर होता है, तो इसलिए ये तो होगा ही होगा, ये तो कारण है ही। अगर शोर हो रहा है, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, लोग जो है आपको कोई डिस्ट्रैक्ट कर दे रहा है, कोई भी चीज़ हो सकती है वो, तो वो कहीं न कहीं कम्युनिकेशन फेलियर का कारण बन जाता है। अगर फीडबैक नहीं मिलेगा, अगर प्रॉपर तरीके से आपको प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी, उसकी कमी होगी, तो आप कन्फर्म ही नहीं कर पाएँगे कि आपके मैसेज को समझा गया है कि नहीं, इससे भी कम्युनिकेशन फेलियर हो जाता है, तो ये भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इमोशनल बैरियर, देखिए अगर भावनात्मक बाधाएँ हैं, इमोशनल बैरियर है, तो उससे भी कम्युनिकेशन फेल्योर हो सकता है ना? अगर हमारे मन में ही कुछ पूर्वाग्रह बैठा हुआ है, एक इमोशन जो है हमारे मन में ही डेवलप है, उससे भी कहीं न कहीं जो है एक बैरियर पैदा हो सकता है। क्लियर आर्टिकुलेशन, अगर स्पष्ट अभिव्यक्ति आप रखते हैं, अगर क्लियर तरीके से कम्युनिकेशन को एनहांस करते हुए आप बात करते हैं, तो वो जो है ना, वो कम्युनिकेशन फेल्योर नहीं होगा, बल्कि कम्युनिकेशन जो है ना, ये इफेक्टिव हो जाएगा और ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा। इसलिए ये तो इसका सही उत्तर नहीं होगा। ये नेगेटिव पॉइंट पूछ रहा है, तो नॉइज़ एंड डिस्ट्रैक्शन, लैक ऑफ फीडबैक, इमोशनल बैरियर यानी शोर और व्याकुलता, प्रतिक्रिया की कमी और भावनात्मक बाधाएँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आई होप कि इसका सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में आपने दे दिया हो। और अब हम आ चुके हैं आज के अपने इस सेशन के आखिरी प्रश्न पर। विच मेथड्स इम्प्रूव अफेक्टिव कम्युनिकेशन? प्रभावकारी संचार को बेहतर बनाने के लिए कौन से तरीके उपयोगी हैं? पहला है एक्टिव लिसनिंग, सक्रिय सुनना। दूसरा ऑप्शन है एम्पैथी, सहानुभूति। तीसरा ऑप्शन है इग्नोरिंग इमोशंस, भावनाओं को अनदेखा करना। या फिर चौथा ऑप्शन है इफेक्टिव क्वेश्चनिंग, प्रभावी प्रश्न पूछना। क्या होगा इसका सही उत्तर? एक भी सही हो सकता है, दो भी, तीन भी या चारों भी सही हो सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में आपको मेंशन कर देना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा और मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ एक एक ऑप्शन। साथ ही साथ वीडियो को यहाँ तक देखा है आपने, हमारा ये एफर्ट अच्छा लग रहा है, तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, 2 चीज़ें बस, लाइक और शेयर, है ना? चैनल को सब्सक्राइब आपने कर ही रखा होगा। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेशंस, है ना? तो इन सेशंस को बिल्कुल भी जो है मिस मत करिए, डेली इन सेशन से जुड़िए और इस पर्टिकुलर क्लास की पीडीएफ आपको रात को 10 बजे हमारे टेलीग्राम चैनल ज्ञानस्थली पे उपलब्ध हो जाएगी। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिए ज़रूर। पूरे एग्जामिनेशन तक आपके लिए ऐसे-ऐसे कंटेंट मैं लाने वाला हूँ, जो आपके सिलेक्शन के चांस को एटलीस्ट 30 से 40% बढ़ा देगा दूसरों के मुकाबले। तो बिल्कुल जुड़ा करिए हमारे इन सेशन से। पहला ऑप्शन है एक्टिव लिसनिंग। लिसनिंग जो है ना, अटेंटिवली अगर आप करेंगे तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को और एम्पैथी को बढ़ाता है। अगर अच्छे तरीके से आप सुनेंगे, तो वो कम्युनिकेशन को बेहतर बनाता है ना? तो बहुत ज़रूरी है सुनना। आजकल हम सुनना भूल गए हैं, है ना? सक्रिय रूप से सुना करिए, ज़्यादा बोलने से ज़्यादा सुनना इम्पोर्टेंट है। जितना सुनोगे, उतना ज़्यादा आप जो है ना ओपन माइंडेड रहोगे और आप देखिए,
अपने मन की करिए, लेकिन सोच समझ के सबको सुनना है आपको, है ना? एक्टिव लिसनिंग। एम्पैथी, सहानुभूति। देखिए, अगर आप एम्पैथाइज़ करेंगे दूसरों से, उनके फीलिंग्स को, किसी और के जो है फीलिंग्स को, उनके नज़रिए को समझेंगे, पर्सपेक्टिव को समझेंगे, तो ये भी कम्युनिकेशन को कहीं न कहीं बेहतर बनाता है, इसलिए एम्पैथी भी ज़रूरी है। दूसरों के भी पाँव में खड़े होकर देखिए, उनके भी जगह पर खड़े होकर देखिए। इमोशंस को इग्नोर करेंगे तो ये कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं बनता है। कभी भी भावनाओं को अनदेखा नहीं करना है आपको, बल्कि आज के डेट में वही पर्सन सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होगा जो लोगों के इमोशंस को समझता है। आप देखिएगा, जितने भी नेता आज सक्सेसफुल हैं, वो इमोशंस को समझते हैं और इमोशंस पे खेलते हैं, है ना? आपको भी वही करना है। इफेक्टिव क्वेश्चनिंग, प्रभावी प्रश्न पूछना। अगर आप मीनिंगफुल क्वेश्चंस पूछोगे तो उससे ज़्यादा बेटर जो है कनेक्शन बनेगा आपका ऑडियंस के साथ, यानी कम्युनिकेशन बेहतर होगा। तो आपको जो है ना क्वेश्चनिंग भी बहुत प्रभावी रूप से करना होता है। तो ए, बी और डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा ये सेशंस यहीं एंड होता है। आज का ये पर्टिकुलर सेशन जो है 19 दिसंबर का ये सेशन यहीं एंड होता है और यहाँ पर सारे आपको आंसर्स मिल जाएँगे। ये पीडीएफ आपको रात को 10 बजे प्राप्त हो जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन के साथ। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।